अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, इसलिए हमें नी हाओ भी बोलना होगा। और नी हाओ सर, और थैंक यू सो मच कि आज आप आए। थैंक यू जी। नी हाओ एंड नमस्कार। और ये तो आपकी और वैसे भी आपकी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली है बड़ी जल्दी से, आपको सीख लेनी चाहिए। मैं सिखा दूंगा आपको। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्लासेस होती हैं, कई स्कूल कॉलेजेस में चाइनीज सिखाई जा रही है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो है वो एक तो ब्रिक्स जो हो रहा है समिट, उसको आप किस तरह से देखते हैं? साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो इंडिया का विजिट करेंगे। वहाँ अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर, इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो आपको लग रहा है कि उनका जो विजिट है वो कोई इलेक्शंस को लेकर है? क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की रहती है और हमेशा से यही कहा जाता है कि जी वो लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी, और जाहिर वोट्स भी चाहिए होते हैं। कहाँ तक आप आगे जी, ये पहले समझते हैं कि ठीक बात है ये? जी पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है तो उसमें और ब्रिक्स लगा दी गई हैं ताकि ब्रिक्स और मजबूत हो जाए। और जो सबसे बढ़िया बात हुई है वो ये है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसको और जोड़ा जा रहा है उसके अंदर। अभी आप देखिए जो टॉप 9 कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, उसमें से 6 ब्रिक्स की मेंबर बन गई हैं। और सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो इंडिया और चाइना यही यूज करते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि जो इनको जोड़ा जा रहा है, लोकल करेंसी की बात होगी कि लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर से हम दूर जाएंगे। और जब जैसे जैसे हम डॉलर से दूर जाते जा रहे हैं तो बाइडेन भी बेचारा भाग भाग के आ रहा है हमारे पास कि भैया मेरे डॉलर की बाट मत लगाओ, मुझे भी जीने दो, मेरे भी कंट्री में इलेक्शन आ रहे हैं, तुम तो इलेक्शन जीत ही जाओगे, तुम्हारा तो पक्का ही है, मेरा कुछ नहीं पता, मैं कवर पे जाऊंगा कि इलेक्शन में जीत के आऊंगा। तो बाइडेन भी बेचारा भाग भाग के आ रहा है, वो अपनी फंसी को आ रहा है, उसको कोई भारत से प्यार नहीं है। सेकेंडली, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी घर कंट्री में इलेक्शंस है, इसलिए भी आ रहा है बिकॉज G20 की मीटिंग है, उसे आना ही पड़ेगा। अगर वो इतने बड़े फोरम को वो छोड़ के जाता है तो उसकी अपनी ही पब्लिसिटी, देखिए ये जो फोरम्स होते हैं ये भी पब्लिसिटी का एक माध्यम होते हैं, एक वे होता है। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आकर जहाँ पे सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए हों और बाइडेन वहां पे हो ना, तो सेंटर स्टेज किसको मिलेगी? सेंटर स्टेज वहां पे मोदी जी ले जाएंगे। तो उसको भी है कि जब जब खीर बन रही है तो लाइन में खड़े हो जाओ, तो बेचारा वो भी लाइन में लगने के लिए आ गया यहाँ पर। तो ये भी चक्कर है। लास्टली जो आपने बोला कि इलेक्शंस है, मैंने आपको पहले भी बोला था एक बार, इलेक्शन है नवंबर में जाकर, दिसंबर में जाकर इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। आजकल जो इलेक्शंस हैं वो एक एक साल पहले उसका फैसले नहीं होते। आजकल तो इलेक्शन से पहले जो काम किया है वो ज्यादा लोग याद भी रखते हैं और उसके ऊपर वोटिंग भी होती है। मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था हिलरी क्लिंटन का, कि जब ट्रंप के साथ वो लड़ रही थी, शी वाज विनिंग, लेकिन आखिरी 5 दिन में एक ऐसी रिपोर्ट आ गई FBI की तरफ से कि हिलरी क्लिंटन हार गई। दैट मीन्स कि उसके 50 साल का जो कैरियर था वो 5 दिन में खत्म हो गया। सो आजकल जो इलेक्शंस है, इट डजंट मैटर कि आपने 1 साल पहले क्या किया है। आज अगर आप इलेक्शन कराते हैं भारत में, तो चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है वो इतनी बड़ी सक्सेस है कि पूरा भारत आज मोदी जी को वोट करेगा। लेकिन क्या ये सेंटिमेंट्स अगले साल तक कंटिन्यू रहेंगे? नहीं रह सकते। दैट मीन्स अब आपको हर दिन हर महीने परफॉर्म करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने 50 साल पहले क्या किया था उसके ऊपर आज भी नवाज शरीफ को वोट मिलती है। अब ऐसा नहीं है। अब आपके दादाजी ने क्या किया, नानी ने क्या किया, दादे ने क्या किया, पिता ने क्या किया, वो काम कोई सोचता भी नहीं है, उन्हें जूते पड़ते हैं अब, जैसे कांग्रेस की पार्टी है। तो अब जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस है, डेमोक्रेसी में ऐसा होना भी चाहिए। इट इज नॉट अ लेगेसी। सो बाइडेन अगर आ रहा है यहाँ पर, वो अपने फंसी को आ रहा है। एक तो खीर बंटने वाली है यहाँ पर, उस लाइन में लगना है उसको, और दूसरा ही ऑल्सो वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट, जो भारत प्रोवाइड कर रहा है सारे G20 मेंबर्स को। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर चंद्रयान 3 का आपने कहा, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद आपके ख्याल से भारत की पोजीशन जो है वो दुनिया के सामने क्या चेंज हुई है? वैसे तो कल जो है आखिरकार बड़े कोशिशों के बाद, या समझें कि आप लोग तो सब इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से भी मुबारकबाद चली गई, लेकिन चाइना अभी तक खामोश है। तो आपको लग रहा है कि बाकी दुनिया जो है वो किस तरह से सक्सेस को ले रही है? आरजू जी, पहली बात यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने भारत को कॉन्ग्रेचुलेट ना किया हो, पहली बात ये। दूसरा, आपने बोला कि भारत की पोजीशन का क्या होगा। देखिए, भारत अपनी पोजीशन बना रहा है एवरी डे। चंद्रयान 3 इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स जो भारत कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने आज बहुत ब्यूटीफुली इसरो की, जब वो वहां पर गए हैं सुबह लैंड करे, वो ग्रीस से आकर सीधा गए वो इसरो के हेडक्वार्टर्स में, वहां जाकर उन्होंने एक लाइन बोली
कि इस जो अचीवमेंट है इसके बाद भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ आ गया है। मतलब क्या है? थर्ड वर्ल्ड का मतलब है कि तीसरी लाइन में खड़ा किया जाता था फोटोशॉप्स में। जब भी कोई सारे वर्ल्ड के लीडर्स मिलते थे, हमारा प्रधानमंत्री एंड में कोने में खड़ा होता था। आज सेंटर में खड़ा होता है, वो भी फर्स्ट लाइन में। तो ये जो चंद्रयान-3 की सक्सेस है, ये शो करता है कि हमारी पावर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट वो किस लेवल तक पहुंच गए हैं, और उसी नजरिए से भारत को देखा भी जा रहा है। ये आप भी मानते हैं कि ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। जहां पर अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज फेल हो गई हो, यूएई फेल हो गया हो, इजराइल फेल हो गया हो, जापान फेल हो गया, वहां पे भारत ने करके दिखाया। तो ये शो करता है कि हमारी साइंटिफिक जो नॉलेज है, समझ है, पकड़ है चीजों के ऊपर, वो कितनी एडवांस्ड हो चुकी है। सो हमारा जो नाम है वो वाकई में टॉप की कंट्रीज में पहले भी लिया जाता था। जैसे ही हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ पहुंचेगी, और पहुंच भी रहे हैं हम लोग, और अब तो अनुमान है कि शायद इस साल हम जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे। क्यों? हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, जर्मनी की डाउन आ रही है, वहां पे रिसेशन है। तो इस साल हम शायद 4th लेवल पे तो इसी साल पहुंच जाएंगे हम लोग, ऐसा अनुमान भी है। तो इस चीज को, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। बट अब ये देखिए भारत का लेवल क्या है आज की डेट में। हमने चंद्रयान-3 भेजा है, अभी अभी उसकी मिठाइयां खा के खत्म भी नहीं करी, मुंह में टेस्ट खत्म हुआ नहीं है। हमने चंद्रयान-4 का अनाउंस भी कर दिया कि जॉइंटली हम लोग जापान के साथ मिलकर काम करेंगे। सिंगापुर हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार है। साउथ कोरिया अब कह रहा है कि हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं इस स्पेस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर। हम तो मतलब मुझे लगता है चंद्रयान-3 अभी रोवर बाहर निकला भी नहीं है, हमने चंद्रयान-4 अनाउंस कर दिया, 5-6 पाइपलाइन में डाल दिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये ग्लोबल पावर की लैंग्वेज नहीं है तो किसकी है? बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर के ये चंद्रयान-3 की सक्सेस हो गई या इंडिया की इकोनॉमी हो गई, आम आदमी जो वहां पर, एक आम सिटीजन की बात कर रही हूँ मैं, उसकी जिंदगी में क्या चेंज आया? आपको लगता है कि उसकी हालत पहले से बेहतर हुई है? बहुत से लोगों ने कहा, जिसमें हमने बीबीसी वर्ल्ड जो है उसकी भी न्यूज देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत है हिंदुस्तान में और वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स या इस किस्म के मिशंस कर रहा है, जो कि खैर मैं तो समझती हूँ कि करने चाहिए डेफिनेटली। लेकिन आम आदमी जो है, आपके ख्याल से उसका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बढ़ा है, कुछ ऊपर की तरफ गया है? ओके, आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। आपने भी मुझे लगता है इंडियन मीडिया की तरह लंबे-लंबे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। 2 पार्ट्स में इसको उसको मैं डिवाइड करता हूँ। पहले जी। बात करते हैं हम लोग बीबीसी की। बीबीसी में जलन क्यों है? क्योंकि वो खुद ये कोई भी काम कर नहीं पाए। वो कहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री हैं, पैसे बहुत है उनके पास, भी करके दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री तो खुद नहीं चूज़ कर सके, वो भी हमारे से उधार लेना पड़ा इन्हें। तो ये वो कंट्री का हाल है। एज़ फार एज़ वो कहते हैं कि गुर्बत बहुत है। और भाई अपनी कंट्री देख लो, जो आपका लंदन है, लंदन में जितने होमलेस है, उतना मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में होमलेस नहीं होंगे, जितने आपके सिर्फ लंदन में है। तो जलन इस बात की है, ये है कि हम बोलते नहीं, ना हमें सुनाने की आदत, पता ही आपको, अभी भी मैं सुना नहीं रहा हूँ, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि भाई उनकी कंट्री का हाल क्या है। तो गुर्बत की बात, हालत तो ये है। एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, भारत के अंदर पिछले 9 साल में पहले यहाँ पर 3 चीज़ों के नारे होते थे, रोटी, कपड़ा और मकान। अब आपने देखा होगा पिछले 9 सालों में आपने कभी भी रोटी, कपड़ा, मकान इनके ऊपर बात करते किसी को सुना नहीं है, क्योंकि रोटी सबको मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही थी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 2-3 सालों से मिल भी रहा है। कपड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, मकान सबको बना-बना के दे दिए, करोड़ों मकान गवर्नमेंट ने बना के दे दिए, बाकी पाइपलाइन में है। ये सारे डेटाज़ सारी कंट्री को मालूम है, आपको भी मालूम है। तो एज़ फार एज़ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज कंसर्न्ड, वो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। जो दिखते थी, किसी के घर में टॉयलेट नहीं था, गवर्नमेंट ने बना के दे दिया। पानी के कनेक्शंस, गांव-गांव में, घर-घर में पानी के कनेक्शंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेठी हमारे एक छोटा सा गांव है, बहुत गरीब, जहां से राहुल गांधी जीतते आ रहे थे पिछले, उनकी पूरी फैमिली। वहां पर ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली था, कुछ नहीं था। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट वहां पे पहुंची है। पिछले 2-3 सालों में मैं जाके आया हूँ लास्ट ईयर, आई वाज अमेज्ड। झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पे पक्की सड़कें बनी हुई हैं। झुग्गी झोपड़ियों में पाइप्ड गैस कनेक्शंस अवेलेबल हैं। इसको अगर आप अपलिफ्टमेंट ऑफ लाइफ नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं?
तो अगर आप किसी भी भारत में जाएँगे, किसी भी कोने में जाइए, मैं दिल्ली में बैठकर या मुंबई में बैठकर या चाइना में यहाँ बैठकर, बड़ी सिटी में बैठकर ये बातें नहीं करता हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करता हूँ। व्हाई? बिकॉज़ एज़ अ बिज़नेसमैन मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है और गाँव-गाँव में जाकर, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा एक रिमोट प्लेसेस में लगाए जाते हैं, ना कि बिगर सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे जगह महँगी होती है। तो मैं जब रिमोट एरियाज़ में जाकर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक ओवरऑल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है पूरे भारत में। और लोग उस चीज़ को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अपने एजेंडाज़ होते हैं, जैसे बीबीसी है, इनका अपना एक एजेंडा है। ऐसे ही लुब्रांडो, जिसको हमारे यहाँ पे एक वर्ड बोले थे, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट, लुब्रांडो, जैसे आप यूथिया बोलते हो, ऐसे ही यहाँ पे भी एक वर्ड होता है, वो मैं बोल नहीं सकता, वो यूथिया मैं बोल देता हूँ उसको। तो ऐसे लोग हमारे पास भी हैं, तो वो अपने एजेंडा चलाते रहते हैं कि देखिए जी, यहाँ पर गरीबी है, इनको वो गरीबों का कुछ करना चाहिए था। ओ भाई, 70 साल से आप गरीबों का कुछ कर लेते? आप भी तो थे गवर्नमेंट के अंदर, आपने तो कुछ किया नहीं, हम गरीबी हटाएँगे और गरीबी हटाने के चक्कर में गरीब मार दिए, हटाई है नहीं बिल्कुल भी। तो अब गरीबी जो है, वो कैसे हटेगी? भी आपके पास अपना मकान है, आपके पास जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका घर है, बिजली है, पानी है, वो सब कुछ दे दिया आपको। उसके साथ-साथ आपको ये भी अपॉर्च्युनिटी दे दिया कि अगर आपको अपना कोई काम करना है, आपको 10 लाख रुपए तक फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी के आप बैंक से पैसे ले सकते हैं और अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो भी दे दिया। अगर आप छोटे कोई वो है, जैसे कोई होता है ना, जैसे वो हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बनाते हैं, उनको कोई अपनी दुकान खोलनी है, अपना सामान बनाना है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए लोन आपको फ्रीली मिलेगा। भाई, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, काम करने वाले बनिए। अगर पत्थरबाज़ी करनी है, तो उसके लिए 72 हो रहे का इंतज़ाम हमने करके रखा हुआ है, और आपने भी किया हुआ है। तो वो आपकी किताब में लिखा ही हुआ है कि 72 हो रही मिलेंगी। वो हमने बोल दिया कि आपने पत्थरबाज़ी करनी है, तो 72 हो रहे तैयार हैं आपके लिए। काम करना है, तो आपके पास 72 चीज़ें हमने दे दी। आप चूज़ करो, इन ब 72 चीज़ों में से आपने क्या चूज़ करना है। सो चॉइस इज़ योर्स। तो सर, आपके ख्याल से 9 साल तकरीबन हो गए हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट को, और अगले इलेक्शन में भी यही बताया जा रहा है या यही समझा जा रहा है कि वही दोबारा आएँगे, और लेकिन उसमें आपको लगता है कि उनको कोई मुश्किल होगी किसी किस्म का कोई, क्योंकि कंट्री के अंदर जो है, बाहर तो चले बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ की मीटिंग्स हो या कुछ भी, लेकिन कंट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके यहाँ कुछ ना कुछ क्लैशेस देखने को आए। अब डिफरेंट जगहों पे थे, हम नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ आपको लगता है कि पीएम मोदी का उसी जगह है या कम हुआ होगा, या उनको इन चीजों की वजह से इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम आएगी? आरज़ू जी, पहली बात ये है कि पूरा भारत आज की डेट में एक चीज़ समझ गया है कि जो ये क्लैशेस करवाए जा रहे हैं, जो भी ये कम्युनल रायट्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, वो एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को हराया जाए। क्योंकि सीधे तरीके से ये मोदी जी को हरा नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट करके इनको हराने की एक साजिश है। जब आपकी कंट्री के अंदर लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि ये साजिश है, जिसके कारण ये सारे की चीज़ की जा रही है, तो उसमें पॉपुलैरिटी कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा ये क्या हो रहा है कि लोग और स्ट्रांगली मोदी जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कल मैं एक आदमी है यहाँ पर, गोयनका जी में, उनके साथ बात कर रहा था, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। वो कांग्रेस के साथ पिछले 20-30 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया क्योंकि उनका हाथ ही गंदा था। उनको लगा कि कांग्रेस का हाथ गंदा है, उन्होंने हाथ छोड़ दिया, अपने हाथ साफ किए, मोदी जी के साथ हाथ जोड़ लिया। ही वाज़ सरप्राइज्ड, बोलते बोलते कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 5 ट्रिलियन की बात कर सकते हैं, हम इतनी तरक्की की बात कर सकते हैं कि हम चाँद को छू सकते हैं। ये चीज़ें सिर्फ़ मोदी जी ने करके दिखाई हैं, एक ऐसी जादू की छड़ी इन्होंने घुमाई है। जब एक-एक भारतीय ये चीज़ों को महसूस करता है, देखता है, तो आपको क्या लगता है? इतना बेवकूफ़ तो लोग हो नहीं सकते। यहाँ जो बेवकूफ़ हैं, वो बोलते रहेंगे टीवी पे ऊपर आकर, उनकी परवाह करनी अब हमने बंद कर दी है। बिल्कुल सही, लेकिन सर, कमिंग बैक टू ब्रिक्स, और ब्रिक्स के लिए जो है वो ये भी कहा गया कि जी इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं आने दिया, वरना जो बाकी कंट्रीज अभी नई जो ऐड हुई हैं उसमें चाइना ने बड़ी कोशिश की, जहां आप बैठे हैं, और जो आपका ससुराल भी है, कि चाइना ने बड़ी कोशिश की, आपके लॉज ने बड़ी कोशिश की कि हमें जो है वो ब्रिक्स में जो है शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने नहीं होने दिया। आपके ख्याल से इंडिया ने नहीं होने दिया, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ ये कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक अजीब सा एक रिश्ता है, इस वजह से, या कोई और बात है? नहीं, नहीं, एक और बड़ी बात थी। मोदी जी को जैसे ही पता लगा कि चाइना वाले जो हैं,
मेरे जो ससुराल वाले हैं वो एक साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार देखो, हर एक ससुराल वाले को होता है कि आपने पहले तो क्रिएट कर दी प्रॉब्लम, आपने अपनी लड़की दे दी हमें, उसके बाद भी अब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो ससुराल वालों की ये आदत होती है कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें। जैसे ही मोदी जी ने देखा कि यार सुमित के ससुराल वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहते बेटा चिंता मत कर, तुम्हें बचाने के लिए मैं आऊँगा। मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी ने इमीडिएटली किया कि चाइना की जो ये चाल थी उसको नाकामयाब कर दिया। तो और उससे मेरे ससुराल वाले बहुत तंग हैं। उन्होंने बोला यार इतना बड़ा हमने पैंतरा खोला, ये कमबख्त बच कैसे गया? तो उनको पता नहीं अभी ये मोदी जी है और सीधी बातचीत है हमारी, आपको पता ही है। तो एक तो ये है। दूसरा, चाइना इंडिया को ये नहीं है कि पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की हरकतों से प्रॉब्लम है। तो उसके कारण क्या हुआ कि मोदी जी के दिमाग में एक ही बात आई कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, पता लगे 2 दिन की ब्रिक्स की मीटिंग खत्म हुई, उसमें से ब्रिक्स गायब हो गई। तो उन्होंने ब्रिक्स को बचाने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पर बुलाने के लिए उन्होंने बोला यार इसको मत बुलाओ, यहाँ से क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएँगे। तो ये ब्रिक्स ले जाएँगे क्योंकि किसने पैसे तो दिए नहीं इस कंट्री में, जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पर हैं, वो पैसे देने की तो उनकी ना तो उनकी इंटेंशन है, भारत देगा नहीं, चाइना ने अपने हाथ खींच खींच लिए। और जो बाकी कंट्रीज़ है वो भी बचते फिर रहे हैं आपसे। आप फ़ोन भी करते हैं आपके कंट्री वाले, वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो इन्होंने बोला कि और तो कुछ बचा नहीं है, ब्रिक्स बची है, पता लगे ब्रिक्स निकल गई। तो उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान ने किया, अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के साथ। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान ने नहीं पाकिस्तान को ऐड होने दिया, ये आपके ख्याल से कि अभी टाइम सही नहीं था और पाकिस्तान कोई ऐसी चीज ऑफर नहीं कर रहा जिसको देखते हुए जो है पाकिस्तान को ऐड किया जाता ब्रिक्स में? वैसे तो देखिए मैंने होना चाहिए मैंने था। ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नहीं आने दिया। मैं तो साजिश की बात करी है जो मेरे ससुराल वाले कर रहे थे, तो मोदी जी ने मुझे सपोर्ट किया है। और उसमें किसी की आग लगी, किसी की कहीं जली, उसका मुझे पता नहीं। लेकिन आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान को ऐड ना करने में मतलब कहीं ना कहीं भारत का हाथ है? लेकिन खैर मेरा तो ये ख्याल है कि होना चाहिए था, और अभी नहीं तो आगे जाकर पाकिस्तान अपने अपना काम करे और जिस तरीके से अपने आप को जो है वो बढ़ाए आगे पॉजिटिवली, बिल्कुल, जिससे कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बन सके। लेकिन सर लास्ट में फिर मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ जो है, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार जिस तरह के मिशंस कर रही है, चाहे वो आपका चंद्रयान हो या फिर आपकी इकोनॉमी हो, लेकिन उसके साथ साथ चाइना के साथ जहां पे आप मौजूद हैं, चाइना के साथ भी थोड़ी सी टफ सिचुएशन चल रही है और होती रहती है आगे पीछे। तो आपके ख्याल से चाइना के साथ कोई बातचीत होगी कि जो है पीसफुली जो बॉर्डर्स हैं वहां पे कुछ अमन आए? आदर्श जी, पहली बात ये है कि आपने बोला कि पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, भारत ने अपनी पोजीशन बनाई है अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट्स दिखाकर। तो जो भी कंट्री अभी अगर देखेंगे तो 9 साल पहले शायद भारत की भी वही सिचुएशन थी, जिस जिस खड्डे में आप गिरे हुए थे, शायद उसके आस-पास हम खड़े थे, गिरने वाली पोजीशन थी हमारी उस खड्डे में। लेकिन मोदी जी ने हमें वहाँ से गिरने नहीं दिया और कहीं से कहीं लेके चले गए। तो ये मेहनत है, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो दोपहर को 2 बजे आए और 4 बजे घर जाके कुछ सूंघने लग जाए, उससे कंट्रीज़ नहीं चलती। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा टूर, इतना जेट लैग, तो भी वहां से वो निकल के सीधा इसरो की बिल्डिंग में अर्ली मॉर्निंग उनको मिलने गए हैं। इट वाज नॉट अ शेड्यूल्ड मीटिंग। इसको बोलते हैं जज्बा, आपके कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। उसके कारण ही कंट्रीज तरक्की करती हैं, उसके बिना नहीं होता है। हम भी काम करते हैं कंपनीज में, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है हमें, और 2-2 साल लगातार हम मेहनत करते हैं, तो कंपनी जो नीचे जा रही होती है उसको बाहर लेके जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। एज फार एज दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वो थे, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सर दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था कि चाइना बॉर्डर जो है उसकी तरफ कोई बातचीत हो रही है कि उसको थोड़ा पुरअमन किया जाए? ब्रिक्स के अंदर वहां पर मीटिंग हुई, क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो अभी थोड़ा सा पहले पिंग पोंग खेलते रहते थे हमारे साथ, अभी वो पिंग पोंग खेलने की पोजीशन नहीं है, थोड़ी सी कमर उनकी टेढ़ी हुई हुई है, क्योंकि मोदी जी ने कमर पे ना उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर लात मारी हुई है, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अभी वो पिंग पोंग खेल नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला कि देखो मोदी जी, मेरी जो है थोड़ी सी हालत टेढ़ी हुई हुई है, आप बताओ इसको सीधा कैसे करना है, मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं हो रही। तो मोदी जी ने बोला देखो भैया, बेटा ऐसा है, तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, तुम जो ये बॉर्डर के ऊपर जो पिंग पोंग खेलने की कोशिश करते हो, इसको रोकना पड़ेगा। तुम अपने बंदों को पीछे लेके जाओ, मैं अपने बंदों को पीछे लेके जाता हूँ, जो सिचुएशन 2020 से पहले थी हम वहीं पर आ जाते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने लोगों को बोल देता हूँ कि भाई इसको आहिस्ता आहिस्ता डी एस्केलेट किया जाए। तो ऑलरेडी ब्रिक्स में बात हो चुकी है कि इसको ठीक करना है। चाइना की भी बिकॉज रीजन,
वाई जिनपिंग नाउ वांट्स दिस टू हैपन, बिकॉज उसे भारत की मार्केट चाहिए। हम एक एक करके हर चीज को ट्रांसफर करते जा रहे हैं भारत में, इनकी हर इंडस्ट्री को ब्लॉक करते जा रहे हैं। जो इनकी मेजर था इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सारी भारत में एक्सपोर्ट होती थी, हमने उसको बैन कर दिया कि हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे। इनकी कार कंपनीज भारत में आना चाहती थी, हमने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, वी डू नॉट वांट इट। तो वो भी देखते हैं कि हमारे एप्स बंद कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दिए, हमारी जो भी इंडस्ट्रीज भारत में आना चाहती हैं माल बेचने के लिए, वो हम ब्लॉक करते जा रहे हैं। इनको हमारी जरूरत है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू नेगोशिएट। तो जिनपिंग भी बोलता है कि यार मेरी ऑलरेडी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई है, इसको सीधा करने का एक ही तरीका है कि मोदी जी के सामने मैं सीधा हो जाऊं। तो उन्होंने आकर जो बात करी है, बहुत पते की बात करी है, लेट अस डी एस्केलेट। जब शी जिनपिंग ने बोल दिया, मुझे इतना मालूम है कि जैसे ही उसने बोला है लेट अस डी एस्केलेट, आज रात को, आज सुनेंगे आप कि उन्होंने अपने जो तंबू लगाए हुए थे वहां पर बॉर्डर के ऊपर, चाइनीज आज उठा के वापस वापस ले जाएंगे। एक दिन लगेगा सिर्फ, बिकॉज यहाँ पर वन मैन रूल है, ऊपर वाले ने बोल दिया, इमीडिएटली एक्शन होता है यहाँ पर। सो आई एम श्योर कि जो वो ब्रिक्स के अंदर मीटिंग हुई है और जो मोदी जी ने स्टैंड लिया है कि बेटा बंदे का पुत्र बन जा, वरना वही होगा कि जो टेढ़ी करी है मैं बिल्कुल ही टेढ़ी कर दूंगा, पता लगे तुम यू टर्न इमरान की तरह तुम देखने लग जाओ। तो ये जो है, अब मुझे लगता है कि अब हल निकलेगा। ये चाइना के फायदे की बात है कि वो हल निकालने की कोशिश कर रहा है, और इनकी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। अब देखिए चाइना की लैंग्वेज अब भारत के लिए चेंज हो रही है। यहाँ पर मैं मीडिया में भी देखता हूँ कि दे आर नाउ अप्रिशिएटिंग की जो ये मीटिंग्स होती हैं हमारे जो जनरल्स की और इनके जनरल्स की, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। पहले कभी भी ये पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करते थे। दैट शोज के ऊपर से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस इनको चली गई हैं शी जिनपिंग से कि स्टार्ट शोइंग दिस थिंग्स एज पॉजिटिव, ताकि कंट्री के अंदर ये इमेज ना जाए कि हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि ये पीछे जाने के लिए अपने नाक, इनको लगता है हमारी नाक कट गई, तो अपने नाक भी बचानी है, फेस भी बचाना है और पीछे भी हटना है। तो ये हरकतें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। यू विल सी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ टेंट्स उतरने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सर, खैर होना ऐसा ही चाहिए कि अब जैसे कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि जंग का जमाना नहीं है और बातचीत के जरिए एक दूसरे को टॉलरेट करके ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, और ये सभी कंट्रीज के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी।